मैं अमृतसर नहीं जा सकता था। वहाँ कई लोग मुझे पहचानते थे और गिरफ्तार होने का खतरा था। मैं बाकायदा भेस बदलकर मंसूबे बनाकर अमृतसर रेलवे स्टेशन से बंबई जाने वाली गाड़ी पकड़ना चाहता था और उस वक्त जरूरत इर्द गिर्द फैली हुई पुलिस से बचने की थी, जिसने यकीनन उस सारे इलाके में मुझे तलाश करते हुए दायरा तंग करना शुरू कर दिया होगा। रास्ते में सड़क के किनारे खेतों में आग रोशन किए बैठा एक किसान आग ताप रहा था। मैंने हिंदी जबान में उससे हरचोवाल गांव का रास्ता पूछा। उसने एक तरफ इशारा करके कहा, उधर श्री गोबंदपुर का स्टेशन है, उससे 3 कोस आगे जाओगे तो हरचोवाल गांव आ जाएगा। तुम्हें वहाँ किसके पास जाना है? मैंने कहा, पटवारी से मिलने जा रहा हूँ, जमीन का झगड़ा है। मैं साइकिल चलाता आगे निकल गया। कच्ची सड़क टूटी फूटी थी, मेरी साइकिल अच्छी चल रही थी। दूर मुझे हरचोवाल के रेलवे स्टेशन के सिग्नल की लाल बत्ती नजर आई। मैंने साइकिल की रफ्तार तेज कर दी। अचानक एक पटाखा सा चला, मेरी साइकिल उछली। मैंने ब्रेक लगा दी। उतरा तो पता चला कि अगला टायर पंक्चर हो गया है। मैंने साइकिल को घसीट कर कमाद के खेत में छुपा दिया और कच्चे रास्ते पर जितनी दूर तक साइकिल के पहिए के निशान मिटा सकता था मिटा दिए। मैं पैदल ही रेलवे स्टेशन की तरफ चलने लगा। मुझे अपने पीछे जीप की आवाज सुनाई दी। रात के सन्नाटे में ये आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। जीप की अगली बत्तियां नहीं जल रही थी। यकीनन ये पुलिस की जीप थी और मुझे बेखबरी में पकड़ने के लिए उन्होंने उसकी रोशनियां गुल कर रखी थी। मैं ये आवाज सुनते ही सड़क छोड़कर खेतों में दौड़ गया। कमाद के खेत दूर तक फैले हुए थे। फसल कद्दे आदम से भी ऊंची थी। मैं 6-7 खेत छोड़कर एक खेत की फसल के पीछे छुपकर बैठ गया। मेरी नजरें दूर कच्ची सड़क पर थीं। एक जीप शोर मचाती सड़क पर से गुजर गई। पुलिस के सिवा ये कोई दूसरी जीप नहीं हो सकती थी। अंधेरे में मुझे उसमें बैठे सिपाही नजर आए थे। जीप हरचोवाल स्टेशन की तरफ जा रही थी। अब मेरा उस तरफ जाना अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करने के मुतरादिफ था, इसलिए मैंने खेतों खेत चलना शुरू कर दिया। अब रेलवे स्टेशन मेरी दाएं जानिब दूर रह गया था और मैं बिल्कुल आगे निकल गया था। एक जगह खेतों में घने दरख्त के नीचे ट्यूबवेल की कोठरी देखी, जहाँ होज में पानी गिरने की आवाज आ रही थी। मैं ट्यूबवेल के पाइप के पास जाकर बैठ गया और मुंह धोकर पानी के चंद घूंट ही पिए थे कि अचानक धमाधम मेरे पीछे कुछ आदमी दौड़े और इससे पहले कि मैं संभलता, 2 हट्टे कट्टे आदमियों ने मेरे बाजू पीछे से जकड़ लिए। एक ने मेरे सीने पर राइफल की नाल रख दी। चौथा आदमी ट्यूबवेल की कोठरी के पीछे से निकलकर मेरी तरफ लपका। कौन हो तुम? ये चारों सिख थे। उन्होंने मुंह छुपा रखे थे, सिर्फ उनकी चमकीली आंखें ही अंधेरे में नजर आ रही थीं। उस आदमी ने अपने साथी से कहा, इसकी तलाशी लो लखा सिंह। 1 सेकंड के अंदर अंदर मेरी जेब से रिवॉल्वर बरामद हो गया। लखा सिंह ने रिवॉल्वर देखकर गुस्से में कहा, अच्छर सिंघा, पुलिस का आदमी हमारी मुखबरी करने आया है। अच्छर सिंह ने रिवॉल्वर को अंधेरे में आंखों के पास ले जाकर गौर से देखा, फिर मेरी तरफ पलट कर बोला, लखा सिंह, इसे डेरे पर ले जाकर बंद कर दो। हमें ठीक खबर मिली थी कि पुलिस हरचोवाल स्टेशन की तरफ गई है। ये डाउट है, मैं वापस आकर इससे निपटता हूँ। उसने मुझे मोटी सी गाली दी और उसके साथियों ने मेरे बाजू रस्सी से बांधे और मेरे मुंह में रुमाल ठूंस कर मुझे ट्यूबवेल के पीछे खड़ी एक घोड़ी पर डाला और खेतों में हवा से बातें करने लगे। ये 3 आदमी थे जो मुझे घोड़ी पर डालकर अपने डेरे की तरफ ले जा रहे थे। शक्लो सूरत और बातों के अंदाज से ये डाकू लगते थे। उनका डेरा वहां से दूर 1 मील के फासले पर ईंटों के एक वीरान भट्टे में बना हुआ था, जिसके टूटे फूटे सुराख नुमा दरवाजे पर भी एक डाकू पहरा दे रहा था। मुझे भट्टे के अंदर एक कोठरी में डालकर बाहर से ताला लगा दिया गया। मैं पुलिस से तो बच गया था, मगर उन डाकुओं के रहमो करम पर था। काश घुम्मन सिंह डकैत जेल से बाहर होता। ये उसका अपना इलाका था, वो मुझे यहाँ से निकाल सकता था, मगर वो खुद कैद में पड़ा था और ये डाकू न जाने कहाँ के थे और किस गिरोह से ताल्लुक रखते थे। मुझे रिवॉल्वर निकल जाने का बहुत अफसोस था, लेकिन एक बात का इत्मीनान था कि उन्होंने मेरी जेब में सिधा का सांप का मनका नहीं देखा। मैं सारी रात बंद कोठरी में इस तरह पड़ा रहा कि मेरी मुश्कें बुरी तरह कसी हुई थीं। मैं जरा सा भी हाथ नहीं हिला सकता था, बस चारपाई पर औंधे मुंह पड़ा रहा। शायद पौ फट रही थी कि एक आदमी अंदर आया। उसके एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में लोटा था। लोटा मेरे पास रखकर उसने मेरे हाथ की रस्सी खोली और परे हटकर बंदूक की नाली का रुख मेरे सीने की तरफ करके बोला, इस पानी को पी लेना ओए, ते बाहर की तरफ मुंह किया तो भून कर रख देंगे। वो बाहर निकल गया और कोठरी पर बाहर से ताला लगा दिया और मैं कलाइयों को सहलाता हुआ उठकर लोटे के पास गया, पानी पिया और वापस चारपाई पर आकर सिमट कर बैठ गया। सर्दी से मेरे दांत बज रहे थे। सारी रात मैंने सख्त सर्दी में गुजार दी। सुबह उसी भट्टे की एक कोठरी में अच्छर सिंह के सामने ले जाया गया, जो गालिबन उस टोली का सरदार था। वो चारपाई पर बड़े ठाठ से नीम दराज था। उसके हाथ में मेरा रिवॉल्वर था। अच्छर सिंह ने मेरी तरफ कहर आलूद नजरों से देखा और अपने साथी को कड़क कर कहा, ओए इस पुलिस के टाउट की तलाशी लो, इसके पास और भी बहुत कुछ होगा। उस सिख ने मेरी जेबों की तलाशी ली तो एक जेब में से सिधा का सांप का मनका निकल आया। ये कोई काला मोती है, इधर लाओ अच्छर सिंह। सांप के मनके को हाथ में लेकर गौर से देखने लगा। ये क्या है ओए? मैंने कहा, ये सांप का मनका है। अच्छर
अक्षर सिंह ने हैरत से कहा, सांप का मन का तुम्हारे पास कैसे आया? मैंने बेनियाजी से कहा, मुझे एक साधु ने दिया था, लेकिन मैं पुलिस कटआउट नहीं हूँ, बल्कि मैं खुद पुलिस से भागा हुआ हूँ। मैंने इस ख्याल से कि शायद ये अक्षर सिंह घुम्मन सिंह डकैत का दोस्त हो, उसे साफ बता दिया कि मैं जेल तोड़कर भागा हूँ और घुम्मन सिंह का दोस्त हूँ। इस पर अक्षर सिंह जरा चौंका। तुम घुम्मन सिंह के दोस्त हो? तुम तो मुसलमान हो, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने जवाब दिया, करमदीन। मेरा नाम सुनकर अक्षर सिंह अपनी जगह से उछल पड़ा। उसने सबसे पहला काम ये किया कि जिन 2 सिखों ने मुझ पर पिस्तौल तान रखे थे उन्हें इशारा करके परे हटा दिया। फिर चारपाई से उठकर मेरे करीब आया और मेरे शाने पर हाथ रखकर बोला, अगर तुम करमदीन हो तो तुमने मेरे बड़े भाई घुम्मन सिंह पर बड़ा एहसान किया था। मैंने कहा, मैंने घुम्मन सिंह पर कोई एहसान नहीं किया, उसको सांप ने डस लिया था। मैंने इस मनके से उसकी जान बचाई थी और मेरा इंसानी फर्ज था। इस पर अक्षर सिंह ने मुझे गले लगा लिया। करमदीन, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम करमदीन हो? घुम्मन सिंह ने तुम्हारे उस एहसान के बारे में हमें सबको बता दिया था और कहा था कि अगर कभी करमदीन से मुलाकात हो जाए तो उसे भी अपना छोटा भाई समझकर उसकी मदद करना। हालात यकसर पलट गए थे। जो लोग मेरे खून के प्यासे थे वो अल्लाह के करम से मेरी आओ भगत करने लगे। अक्षर सिंह ने मेरा रिवॉल्वर मुझे वापस कर दिया। मुझे खाने को खालिस मक्खन, पराठे और दूध दिया गया। अक्षर सिंह के हुक्म से मेरे लिए पानी गर्म कर दिया गया। मैंने मजे से गुस्ल किया। मुझे पहनने के लिए नए कपड़े दिए गए और मेरे लिए कोठरी में बिस्तर लगा दिया गया। अक्षर सिंह बोला, करमदीन, तुम अब कुछ देर सो जाओ, सारी रात के जागे हो, फिर बात करेंगे। मैं जानता था कि ये बहादुर लोग मेरे साथ फरेब नहीं करेंगे, इसलिए मैं बेफिक्र होकर लिहाफ में घुसकर सो गया। दोपहर को उठा तो मेरे लिए मुर्ग भूने जा रहे थे। मैंने और अक्षर सिंह ने मिलकर खाना खाया। फिर उसने कहा, रात हम साथ वाले गाँव के एक संगदिल हिंदू साहूकार के घर डाका डालने गए थे। हमें इत्तला मिली कि पुलिस की जीप हरचोवाल स्टेशन की तरफ गई है। मैंने कहा, वो मेरे पीछे आई थी। अक्षर सिंह हंसने लगा और पुलिस को एक जबरदस्त किस्म की गाली देकर बोला, उनका बाप भी इधर नहीं आ सकता। घुम्मन सिंह और अक्षर सिंह से सारी पुलिस डरती है। जब भी तो मैं हैरान था कि ये पुलिस वाले इधर क्यों आ गए। लस्सी का पूरा कटोरा खाली करने के बाद अक्षर सिंह मुझसे अपने बड़े भाई घुम्मन सिंह की बातें करने लगा। बोला, हम उसे जेल तोड़कर निकाल सकते हैं, मगर पुलिस उसकी दुश्मन है और खतरा है कि वो फौज से मदद लेकर घुम्मन सिंह के बाहर आते ही उसे हलाक कर देगी और मशहूर कर देगी कि घुम्मन सिंह पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। इसलिए हम अभी उसे जेल से नहीं निकाल रहे। लेकिन तुमने मेरे भाई की जान बचाकर हमें खरीद लिया है करमदीन। अब बताओ कि हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। मैंने कहा, असल में मेरा काम स्मगलिंग है, जासूसी नहीं। अक्षर सिंह ने हाथ डालकर कहा, करमदीन, तुमको हमने अपना भाई कह दिया है। अब चाहे तुम जासूस हो, खूनी हो, शरीफ हो, बदमाश हो, जो कोई भी हो, ये तुम्हारा अपना मामला है। हम पर तुम्हारी मदद करना फर्ज है। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने अक्षर सिंह को बताया कि पुलिस मेरे पीछे लगी है, मगर मैं यहाँ से किसी तरह बम्बई जाना चाहता हूँ, जहाँ एक पुराने दोस्त से मुझे स्मगलिंग की एक रकम वसूल करनी है। फिर वहाँ से मैं राजस्थान की सरहद पार करके अपने मुल्क वापस चला जाऊंगा। अक्षर सिंह बोला, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं तुम्हारे साथ एक आदमी रवाना कर दूंगा जो तुम्हें दिल्ली तक छोड़ आएगा। अगर आगे तुम अकेले नहीं जा सकोगे तो वो तुम्हारे साथ बम्बई तक जा सकेगा। मैंने कहा, नहीं अक्षर सिंह, बम्बई तक जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे जालंधर से निकाल दो तो मैं दिल्ली भी अकेला पहुंच सकता हूँ। अक्षर सिंह बोला, ऐसी कोई बात नहीं, पंजाब में तुम्हारे पकड़े जाने का खतरा हो सकता है, इसलिए मेरा आदमी तुम्हारे साथ होगा जो हर खतरे से तुम्हारी हिफाजत करेगा, लेकिन तुम्हें सिख बनना पड़ेगा। अक्षर सिंह मेरे बड़े हुए सर और दाढ़ी के बालों को देखकर मुस्कुराने लगा। यार, तुम आधे सिख तो अब भी हो, बस सर के बालों को पीछे से ऊपर लाकर जूड़ा बांधना पड़ेगा। सर और दाढ़ी के बाल जेल में ही बढ़ गए थे और मुझे हजामत का मौका नहीं मिला था। अक्षर सिंह ने खुद मेरे बालों को सर के ऊपर जूड़े की शक्ल में बांधा। जूड़ा छोटा था, लेकिन अक्षर सिंह ने उसको रुमाल से बांधकर मेरे सर पर सिखों की तर्ज की नस्वारी रंग की पगड़ी बांध दी। मेरी दाढ़ी और मूछों में कंघी करके उन्हें भी ऊपर पगड़ी के अंदर चढ़ा दिया। मैंने आईने में अपनी शक्ल देखी तो एक सांवले रंग का सिख नौजवान मुझे घूर रहा था। मैं हुलिये के एतबार से पूरा सिख बन गया था। अक्षर सिंह बोला, अब तुम्हारा नाम दिल्ली तक हरनाम सिंह है। पुलिस वालों की ऐसी की तैसी, उनका नग्गड़ दादा भी तुम्हें नहीं पहचान सकेगा। मेरा आदमी शेर सिंह तुम्हारे साथ होगा। तुम दोनों दिल्ली गुरुद्वारा जन्म स्थान की यात्रा करने जा रहे हो। कोई अगर कुछ पूछे तो तुम गूंगे बन जाना, बाकी सारी बात शेर सिंह करेगा। मैं इसे सब समझा दूंगा। मुझे गर्म जैकेट और पतलून पहनने को दी गई। मेरे रबड़ के जूते भी चमड़े के जूतों से तब्दील कर दिए गए। रिवॉल्वर और सांप का मनका मैंने जैकेट की अंदरूनी जेबों में रख लिए। अक्षर सिंह ने शेर सिंह से मुझे मिलाया। ये एक उधेड़ उम्र का तनुमंद सिख था। अक्षर सिंह ने मुझे 200 रुपए अलग दिए और अक्षर सिंह ने शेर सिंह को दिल्ली तक का 2 आदमियों का किराया दिया। दोपहर के बाद अक्षर सिंह ने मुझे गले लगाकर रुखसत किया और बोला, करमदीन, तुम हमारे भाई हो, जब कभी किसी किस्म की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। अक्षर सिंह के खुलूस ने मुझे बेहद मुतासिर किया था। मैं शेर सिंह के साथ खेतों खेत अमृतसर को जाती सड़क की तरफ रवाना हो गया। वहाँ पहले
पहले ही से एक बंद जीप तैयार खड़ी थी। जीप का ड्राइवर एक बूढ़ा सिख था। जीप ने हमें अमृतसर के मज़ाफात में खेतों में खड़ी एक हवेली में पहुंचा दिया, जहां हमारे लिए पहले से बिस्तर लगे थे। हमने खाना खाया और बिस्तरों में बैठ गए। शेर सिंह बंबई एक्सप्रेस में 2 नशिस्तें बुक करवा कर आ गया। ये फर्स्ट क्लास की सीटें थीं, क्योंकि फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों से पूछगिछ करने की जरूरत बहुत कम होती है। शेर सिंह का अपना टिकट दिल्ली तक का था। हम जीप में बैठकर 8:15 बजे रेलवे स्टेशन पहुंच गए। मैं पूरा सिख लग रहा था। मुझे पुलिस भी नहीं पहचान सकती थी। एक हाथ में कड़ा था। चमड़े का एक थैला मेरे पास था, जिसमें एक तौलिया, कंघी और टूथपेस्ट वगैरह रखा हुआ था। हम अपने डिब्बे में जाकर बैठ गए। प्लेटफॉर्म पर 2-3 सिख सिपाही चल फिर रहे थे। एक सिपाही काउंटर पर जलती अंगीठी पर हाथ सेंक रहा था। सर्दी काफी थी। फर्स्ट क्लास के डिब्बे में 2 हिंदू भी सफर कर रहे थे। ट्रेन ठीक वक्त पर रवाना हो गई। जालंधर का रेलवे स्टेशन करीब आया तो शेर सिंह ने मुझे इशारा किया और मैं ऊपर बर्थ पर जाकर लेट गया। जालंधर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर भी एक थानेदार अंदर आ गया। मैंने आंखें बंद कर ली। थानेदार ने हिंदुओं को देखा, फिर शेर सिंह की तरफ मुतवज्जे होकर बोला, सरदार जी कहाँ जा रहे हैं? शेर सिंह ने मूंछों पर हाथ फेरते हुए रोबदार आवाज में कहा, गुरुद्वारा स्थान के दर्शनों को जा रहे हैं। क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? थानेदार खफीफ सा होकर बोला, नहीं सरदार जी, हमें क्या एतराज हो सकता है, शौक से जाएं, ये ऊपर आपका साथी है। शेर सिंह ने ऊपर देखे बगैर कहा, मेरा भांजा है हरनाम सिंह, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या बात है, अपनी पेटी की खैर चाहते हो तो यहाँ से नीचे उतर जाओ, शरीफ लोगों को परेशान करने की सजा न मिल जाए कहीं तुम्हें। थानेदार सत श्री अकाल कहकर माजरत करते हुए डिब्बे से बाहर निकल गया। शेर सिंह आखिर सिख था, मामले की नजाकत को महसूस नहीं कर सकता था। उसका ये लहजा हमें परेशानी में मुब्तला कर सकता था। मैं खामोशी से बर्थ पर लेटा रहा। गाड़ी जालंधर रेलवे स्टेशन से रवाना हुई तो हिंदू मुसाफिर शेर सिंह की खुशामद करने लगे। एक हिंदू बोला, सरदार जी आपने खूब खबर ली थानेदार की, ये बड़े बदतमीज होते हैं जी, शरीफ और बदमाश में कोई फर्क नहीं करते, सबको एक ही लाठी से हाँकते हैं। शेर सिंह ने बड़े अक्खड़ लहजे में गाली देकर कहा, मैं तो इनके खैर में दिल में दुआ करने लगा कि जल्दी दिल्ली शहर आए और मैं शेर सिंह को रुखसत करूं। ये सीधा सादा पत्थर के जमाने का मुखलिस आदमी कहीं मुझे मुश्किल में ना फंसा दे। मैं मेरठ छावनी तक ऊपर बर्थ पर ही लेटा रहा। नींद मुझे बिल्कुल नहीं आ रही थी। मेरठ छावनी पर भी 2 पुलिस के आदमी अंदर आ गए। खुदा का शुक्र रहा कि वो कोई पूछगिछ किए बगैर ही चले गए। मेरठ छावनी पर ही पौ फट गई थी। मेरठ छावनी की मुझे ज्यादा फिक्र थी। यहाँ से ट्रेन चली तो मैं सो गया। आंख खुली तो गाड़ी की रफ्तार बहुत ही धीमी हो गई थी और शेर सिंह मुझे हिलाकर जगा रहा था। उठो हरनाम सैया, आ गई इनकी माँ की दिल्ली। मैंने बर्थ से झांक कर नीचे देखा, डिब्बा खाली था। हिंदू मुसाफिर जा चुके थे। शेर सिंह ने मुझसे आहिस्ता से कहा, यहाँ से मैं चांदनी चौक की एक धर्मशाला में चला जाऊंगा। अब तुमसे जुदा हो रहा हूँ, आगे तुम्हें वाहे गुरु के हवाले करता हूँ। मेरे पास 50 रुपए बचे हैं, अगर जरूरत है तो ले लो। मैंने कहा, तुम्हारा शुक्रिया सरदार जी, अक्षर सिंह ने मुझे 200 रुपए अलग दिए हैं, वाहे गुरु तुम्हारी रक्षा करे। वो बोला, अच्छा भाई अब तुम जानो तुम्हारा काम, सत श्री अकाल। ये कहकर शेर सिंह डिब्बे से बाहर निकल गया। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर रुक चुकी थी। मैंने अपने थैले को सीट पर रखा और साबुन और टूथपेस्ट लेकर बाथरूम में घुस गया। मैं ज्यादा से ज्यादा देर तक बाथरूम में रहा। मुंह धोकर दाढ़ी के बालों में हल्की हल्की कंघी की। कमबख्त गाड़ी अभी तक दिल्ली स्टेशन पर ही थी। बाथरूम से निकला तो डिब्बे में एक हिंदू फैमिली बराजमान थी। एक हिंदू लाला था, उसकी भारी भरकम बीवी और एक नौजवान लड़की थी जिसने जर्द रंग की साड़ी पहन रखी थी। माथे पर तिलक लगा था। वो सामान को करीने से लगा रही थी। हिंदू लाला बार बार बिस्तर बिछाने की हिदायत कर रहा था। उन्होंने मुझ पर एक निगाह डाली और फिर अपने काम में लग गए। मैं एहतियातन बर्थ पर चढ़कर लेट गया। दिन निकल आया था। बंबई एक्सप्रेस अभी तक प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं तिरछी निगाह से डिब्बे के दरवाजे को देख लेता था। दरवाजा बंद था। प्लेटफॉर्म की तरफ से लोगों की आवाजें आ रही थी। खुदा खुदा करके गार्ड की सीटी की आवाज आई। तीसरी सीटी पर इंजन ने भी विसल दिया और फिर ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता आगे को खिसकना शुरू हो गई। नई दिल्ली के स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो एक हिंदू बैरा अंदर दाखिल हुआ और नाश्ते का पूछने लगा। मैंने भी नाश्ते का ऑर्डर दे दिया था। तीसरे स्टेशन हजरत निजामुद्दीन पर बैरा मेरे लिए नाश्ता ले आया। हिंदू फैमिली शायद घर से नाश्ता करके आई थी। उन्होंने सिर्फ चाय मंगवाई। गाड़ी वहां से चली तो मैं बर्थ पर ही बैठ कर नाश्ता करने लगा। हिंदू लाले की बीवी ने डिब्बे में से थोड़ी सी मिठाई निकाल कर प्लेट में रखी और लड़की से कहा, लीला बेटी भाई साहब को ये मिठाई दो। मैंने कहा, धन्यवाद माताजी, मैं मिठाई नहीं खाता, वो भी इतनी सुबह। हिंदू लाले ने मुस्कुरा कर कहा, खा लो बेटा, टल वालों की खालिस मिठाई है। दिल्ली के चांदनी चौक में टल वालों की एक पुरानी दुकान है जहाँ कांसी के टल लटके रहते हैं। उस हलवाई की मिठाई सारे शहर में मशहूर है। कहते हैं कि उन लोगों के दादा परदादा शाही किले में मिठाई सप्लाई किया करते थे। मैंने लीला के हाथ से प्लेट थाम ली और कहा, थैंक यू। वो शर्मा कर अपनी सीट पर जाकर बैठ
गई और कोई फिल्मी रिसाला पढ़ने लगी। मैं किसी भी मुसाफिर से ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहता था, लेकिन हिंदू लाले ने पूछा, सरदार जी कहाँ जा रहे हैं? मैंने चाय का घूंट भरते हुए कहा, बम्बई। हिंदू लाला बड़ा खुश हुआ, बोला तब तो खूब साथ रहेगा, हम भी बम्बई जा रहे हैं। लीला वहाँ डॉक्टरी में पढ़ती है, मेरा भी भिंडी बाजार में कपड़े का कारोबार है। तुम बम्बई किसके पास जा रहे हो? ये सवाल जवाब तो होने ही थे, क्या करता, बस इतना कहा, मेरे बड़े भाई शेर सिंह का वहाँ गैराज है, मैं उसके साथ गैराज में काम सीखता हूँ। इस पर हिंदू लाले ने कोई ज्यादा दिलचस्पी का इजहार न किया और अपनी बीवी से बातें करने लग गया। लेकिन मैंने महसूस किया कि उनकी लड़की लीला ने रिसाला पढ़ते हुए दो एक बार मुझ पर तिरछी नजर डाली। ये भी एक कुदरती बात थी। मैं खामोशी से नाश्ता करता रहा। नाश्ता करने के बाद ट्रे बर्थ पर ही एक तरफ रख दी और बर्थ पर नीम दराज होकर अखबार का मुताला करने लगा। ट्रेन अगले स्टेशन फरीदाबाद जाकर रुकी तो बैरा चाय का सामान और पैसे लेकर चला गया। जाते जाते कह गया कि खाना मिथरा स्टेशन पर लाऊंगा। मिथरा का शहर दिल्ली से 145 किलोमीटर के फासले पर है। जहाँ हिंदू फैमिली ने खाने का बड़ा डिब्बा निकाल कर मुझे भी दावत दी, मगर मैंने बड़ी शाइस्तगी से शुक्रिया के साथ इनकार कर दिया। बैरा मेरे लिए खाना ले आया था। मिथरा स्टेशन पर गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकी थी। जहाँ से ट्रेन रवाना हुई तो स्टेशन पर स्टेशन छोड़ती चली गई। आगरा शहर आया और गुजर गया, धूलपुर भी गुजर गया। ग्वालियर ट्रेन 10-15 मिनट तक रुकी रही। मैं अब बर्थ से उतरकर खिड़की के साथ अपनी सीट पर बैठ गया। मैं काफी हद तक खतरे की पहुंच से बाहर निकल आया था। जहां से गाड़ी रवाना हुई अब उसका अगला पड़ाव 100 किलोमीटर के फासले पर झांसी का मशहूर शहर था। मौसम यहाँ काफी हद तक खुशगवार हो गया था। पंजाब की सख्त सर्दी पीछे रह गई थी और सिर्फ फजा में खुनकी ही थी। ट्रेन एक दरिया पर से गुजरी तो लीला मेरे साथ वाली खाली सीट की खिड़की में आकर बाहर दरिया का नजारा करने लगी। मेरा मुंह भी खिड़की से बाहर था। एक बार हम दोनों की आंखें चार हुई तो लीला मुस्कुराई। मैंने अपना चेहरा अंदर कर लिया और अखबार पढ़ने लगा। हिंदू लाले की बीवी पूरी सीट पर पड़ी खर्राटे ले रही थी। शाम के साए फैलने लगे थे। हिंदू लाला भी अपने बिस्तर पर नीम दराज था। झांसी पहुंचकर ट्रेन रुकी तो शाम का खाना आ गया। अब हिंदू लाले ने पूछा, बेटा तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मैंने कहा, मेरा नाम हरनाम सिंह है महाराज। वो बोला, बड़ा अच्छा नाम है, मजहबी सिख तो नहीं होना? मैंने यूं ही कह दिया, जी नहीं, मैं तो अकाली सिख हूँ। लाला हंसकर बोला, बम्बई में मेरे कई अकाली सिख दोस्त हैं, तुम भिंडी बाजार मेरी दुकान पर आना, तुम्हें मिलवाऊंगा। भिंडी बाजार में आकर किसी से स्वदेशी भंडार वाले लाला करमचंद का नाम पूछ लेना। मैंने कोई जवाब न दिया। झांसी के बाद ललितपुर आया तो रात हो गई थी। मैं बर्थ पर जाकर लेट गया। ट्रेन पूरी रफ्तार से उड़ी जा रही थी। कई छोटे छोटे स्टेशन गुजरते चले जा रहे थे। ट्रेन का अगला पड़ाव भोपाल था। भोपाल ट्रेन सुबह के वक्त पहुंचती थी। जब रात काफी गहरी हो गई तो मैं बर्थ से उतरकर बाथरूम में गया। बाथरूम से निकला तो देखा कि हिंदू फैमिली सारी की सारी सो रही थी। डिब्बे की बत्ती भी उन्होंने मध्यम कर रखी थी। मैं खामोशी से अपने बर्थ पर चढ़कर लेट गया। कुछ देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। मैंने आंखें बंद ही रखी। अचानक मुझे अपने बाजू पर किसी के हाथ का लम्स महसूस हुआ। मैंने चौंक कर आंखें खोल दी। डिब्बे की धीमी रोशनी में मुझे लीला का पुरस्कार मुस्कुराता चेहरा दिखाई दिया। उसने मेरे करीब से गुजरते हुए मेरे हाथ में एक चिट थमा दी और अपनी सीट पर जाकर लेट गई। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। उसके माता पिता बेखबर सो रहे थे। भारत में बड़ी आजादी है। लड़की अगर किसी को पसंद करती है तो उससे बेधड़क बात कर लेती है। शायद लीला को मैं पसंद आ गया था और उसने मुझे प्रेम पत्र लिखकर मेरे हाथ में थमा दिया था। मैंने छोटा सा कागज का टुकड़ा अपनी पतलून की जेब में रख लिया और आंखें बंद करके पड़ा रहा। अभी भोपाल नहीं आया था। कुछ देर बाद डिब्बे के शीशों में से दिन की हल्की हल्की रोशनी अंदर आने लगी। फिर भोपाल का बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन करीब आ गया। हिंदू फैमिली बारी बारी गुस्ल खाने में गई। सबसे आखिर में मैं गया। ट्रेन की रफ्तार हल्की हो रही थी। भोपाल करीब था। मैंने कागज का टुकड़ा जेब से निकाल कर देखा। उसमें हिंदी में लिखा था, मुझे इस नंबर पर बंबई पहुंचकर फोन करना। नीचे उसका फोन नंबर लिखा था। मैंने कागज का टुकड़ा पतलून की पिछली जेब में ठूंस लिया। गुस्ल खाने से फारिग होकर बाहर निकला तो ट्रेन भोपाल के आलीशान रेलवे स्टेशन में दाखिल हो चुकी थी। मेरी नजर लीला पर पड़ गई। उसने मुस्कुरा कर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। फिर उसने मुझे चाय थर्मस में से निकाल कर दी और कहा, आप घर की चाय पिए। हिंदू लाले की बीवी बोली, ये लीला ने खुद बनाई है बेटा। यूं ही सफर तय होता रहा। सारा दिन ट्रेन बंबई की तरफ रवा दवा रही। होशंगाबाद आया, अटारसी का स्टेशन आया। खंडवा पहुंचे तो दिन बीत चुका था। रात के पहले पहर ट्रेन बुरहानपुर पहुंच गई। फिर रात आ गई। रातों रात भुसावल, जुलगांव, चालीसगांव और नंदगांव के शहर भी गुजर गए। आधी रात के बाद जाकर कहीं नासिक रोड का स्टेशन आया। उसके बाद देवलाली और जब गाड़ी उगतपुर के स्टेशन पर रुकी तो दिन निकल आया था। जहां से ट्रेन को बिजली का इंजन लगा दिया गया। अब बंबई जहां से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर रह गया था।